यह वह समय था जब महीनों से किला घिरा था और बाहर बढ़ती सैनिक तादाद थी। किले के भीतर हर कदम अब हिसाब किताब से उठाना पड़ रहा था, जैसे कौन बाहर जा सकता है और कौन नहीं, कौन सी आवाज सामान्य है और कौन संकेत हो सकती है। अंदर हर दिन एक नए सवाल के साथ शुरू होता कि और कितने दिन। समय कम था और गलती की गुंजाइश उससे भी कम। किला सुरक्षित था, लेकिन रहने का मतलब सुरक्षित नहीं रहा था। अब इंतजार सिर्फ उस रात का था जब अंधेरा मदद करेगा और सन्नाटा भी परीक्षा लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी उस समय शुरू होती है जब पन्हाला किले की घेराबंदी कई महीनों से चल रही थी और छत्रपति शिवाजी महाराज किले से सुरक्षित निकलने की योजना पर अपने सबसे भरोसेमंद लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे। किले के भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु देशपांडे, फूलाजी देशपांडे, रेयाजी बंडल, शंभू सिंह जाधव और चुनिंदा सैनिकों को एक गुप्त बैठक में बुलाया। बैठक का उद्देश्य साफ था कि पन्हाला किला छोड़कर किसी भी तरीके से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कहानी शुरू होने से पहले हम आपको स्थिति समझाने के लिए थोड़ा पीछे ले जा रहे हैं। दक्कन में उस समय मराठा शक्ति उभर रही थी और बीजापुर की आदिल शाही उन्हें रोकने के प्रयासों में लगी थी। अफजल खान की मौत इस शक्ति संतुलन को बदल दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ के बाद आसपास के क्षेत्रों पर कंट्रोल मजबूत किया। इसी बदलते माहौल में पन्हाला किले का महत्व बढ़ा और छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ समय के लिए वहीं ठहरे। बीजापुर ने इस केंद्र को कमजोर करने के लिए घेराबंदी शुरू की, जिसका नेतृत्व सिद्ध जौहर कर रहा था, क्योंकि वो अपने सेनापति साथी अफजल खान की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। धीरे धीरे घेराबंदी पूरी तरह खड़ी हो गई और किले के रास्ते बंद हो गए। इसी अवधि में बाजी प्रभु देशपांडे का योगदान सामने आया। वे चंद्रसेनिया प्रभु परिवार में जन्मे थे और कम उम्र से ही युद्ध कला में माहिर थे। दंडपट्टा चलाने में उनकी महारत और पहाड़ी इलाकों की समझ के कारण वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे विश्वसनीय सेनापतियों में शामिल हुए। पन्हाला की स्थिति का अंदाजा, सैनिक तैनाती और किले के इंतजाम में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। अब जब इस पूरी कहानी का बैकग्राउंड स्पष्ट हो चुका है, तो कहानी फिर वहीं लौटती है जहां पन्हाला किले के भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज किले से निकलने की अंतिम योजना पर विचार करने वाले हैं। ऐसे कठिन समय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले से किसी उपयुक्त रात में निकलने की संभावना पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। बाजी प्रभु देशपांडे इन चर्चाओं में प्रमुख आवाज थे। उनका मत था कि निकासी तभी सफल होगी जब शत्रु को यह विश्वास रहे कि छत्रपति शिवाजी महाराज अभी भी किले में हैं, क्योंकि बिना इस भ्रम के घेरा तोड़ना असंभव था। बाजी प्रभु देशपांडे को अच्छी तरह मालूम था कि बाहर सिद्दी जौहर बहुत बड़ी सेना लेकर आया है और अंदर केवल 600 मराठा सैनिक हैं, जिनके पास हमला करने के लिए घोड़े भी नहीं हैं। इसके अलावा निकलने का मार्ग भी सावधानी से चुनना जरूरी था, क्योंकि आसपास के अधिकांश रास्तों पर सिद्दी जौहर की कड़ी निगरानी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाला की बढ़ती घेराबंदी, सीमित भोजन, सीमित बारूद और बाहर से सहायता की असंभवता से यह समझ गए थे कि किले में रहना अब व्यावहारिक नहीं है। परिषद में बाजी प्रभु देशपांडे ने दोहराया कि यदि बीजापुर सेना को भनक लग गई तो वे तुरंत पीछा करेंगे। इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसकी आकृति छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलती हो और जो बीजापुर सेना को धोखे में रख सके। रायाजी बांदल, शंभू सिंह जाधव भी इस बात से पूरी तरह सहमत थे। इसी समय सैनिकों की सूची में एक नाम विशेष रूप से ध्यान खींच रहा था और वह नाम था शिवा काशीद। वह मराठा सेना में नाई थे, लेकिन उनकी लंबाई, चेहरे की बनावट और शरीर की संरचना छत्रपति शिवाजी महाराज से काफी मिलती थी, जो इस योजना के लिए एक रणनीतिक अवसर बन सकती थी। शुरू में शिवा काशीद को सीधे योजना में शामिल नहीं किया गया। कुछ दिनों तक बाजी प्रभु देशपांडे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने दूरी से उनकी समानता का परीक्षण किया। जब यह स्पष्ट हो गया कि वे उपयुक्त विकल्प हो सकते हैं, तब उन्हें निजी बैठक में बुलाया गया। वहां उन्हें स्थिति बताई गई कि किले से बाहर निकलने का यह रास्ता एकदम गुप्त है और दुश्मन को धोखा देने के लिए उन्हें अपनी जान दांव पर लगानी है। बाजी प्रभु देशपांडे और अन्य सैन्य अधिकारियों ने उनकी हिम्मत और समर्पण को देखा।
लेकिन यह जानते हुए भी कि वे मौत के मुंह में जा रहे हैं, शिवा काशीद ने बिना किसी झिझक के यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई चिंता, और सिर्फ एक दृढ़ संकल्प था कि उन्होंने अपने राजा और मातृभूमि के लिए हर संभव बलिदान देने की कसम खाई थी। इसके बाद उनका भेष तैयार किया गया। उन्हें वही पोशाक, पगड़ी, कमरबंद और वही प्रकार का अंगरखा पहनाया गया जो छत्रपति शिवाजी महाराज उपयोग कर रहे थे। पगड़ी में हल्का सुरक्षा कवच भी रखा गया। फिर उनकी चाल ढाल पर अभ्यास कराया गया ताकि दूरी से देखने पर वे पूरी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा लगे। सैनिकों को अलग अलग स्थानों पर खड़ा कर पहचान की जांच भी कराई गई। सब लोगों ने हामी भरी कि शिवा काशीद छत्रपति शिवाजी महाराज की जगह लेने के लिए सक्षम प्रतीत हो रहे हैं। योजना का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा निकासी का समय और दिशा चुनना था। बाजी प्रभु देशपांडे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने तय किया कि घनी बादलों वाली, कम दृश्यता वाली रात में घेरा भेदने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ऐसे समय पहरेदारों की सतर्कता कम हो जाती थी। इसके अलावा रणनीति का मुख्य बिंदु यह था कि निकासी के समय शिवा काशीद किले में ही रहेंगे ताकि बीजापुर सेना उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज समझकर अपना ध्यान किले पर ही केंद्रित रखे। इस बीच वास्तविक दल सुरक्षित दूरी बना सकेगा। यही चाल पूरी योजना की रीढ़ थी। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरुआत में इस योजना पर मंजूरी नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि शिवा काशीद के किले में रुकने का अर्थ है कि वह मारे जाएंगे। लेकिन फुलाजी प्रभु देशपांडे, रायाजी बंदल और शंभू सिंह जाधव के अनुरोध पर उन्होंने इस योजना पर हामी भर दी। इसके बाद अगले कुछ दिनों में तैयारी पूरी की गई। शिवा काशीद को विशेष कक्ष में रखा गया और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें देख न सके। पूरी योजना की जानकारी केवल छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजी प्रभु देशपांडे, फूलाजी देशपांडे और कुछ विश्वसनीय सैनिकों तक सीमित रखी गई। अब पन्हाला किले में सारी व्यवस्थाएं तैयार थीं और सिर्फ अनुकूल रात का इंतजार था, जिसके आते ही निकासी योजना लागू की जानी थी। कई दिनों से बादल घने थे और 13 जुलाई 1660 की रात मौसम ने अचानक करवट ली। घेराबंदी के बीच यह रात छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक आखिरी अवसर थी। आसमान घना काला था। बादलों की गर्जना दूर की आवाजों को दबा रही थी। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए यही रात निकासी के लिए निश्चित की गई। बाजी प्रभु देशपांडे, छत्रपति शिवाजी महाराज, फूलाजी देशपांडे और चुने हुए सैनिक पूरी तैयारी के साथ एकत्र हुए। पहरेदारों को निर्देश था कि बाहर की गतिविधियों पर नजर रखें, पर निकासी की दिशा का कोई संकेत बाहर न जाए। शिवा काशीद, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का भेष धारण कर चुके थे, उन्हें किले के भीतर तैयार रखा गया। इसके बाद निकासी आधी रात के आसपास तय हुई। वह द्वार चुना गया जहां पहरा कम था और चट्टानों व पेड़ों के कारण दृश्यता सीमित रहती थी। इसके बाद बाजी प्रभु देशपांडे ने सैनिकों को 2 समूहों में विभाजित किया। एक दल छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ निकलेगा, दूसरा आगे जाकर घोड़ोखिंड की दिशा में बढ़ेगा, जहां मुकाबले की संभावना थी। अंधेरा और तेज हवा का लाभ उठाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजी प्रभु देशपांडे और लगभग 600 सैनिक साधारण कपड़ों में चुने मार्ग से बाहर निकले। रायाजी बांदल, शंभू सिंह जाधव सबसे आगे थे और रास्ते की जांच करते हुए जा रहे थे। पगडंडी संकरी थी, इसलिए गति कंट्रोल रखी गई। बाजी प्रभु देशपांडे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ थे और छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षा घेरे में मौजूद थे। दूसरी तरफ किले के भीतर शिवा काशीद को अंतिम निर्देश दिए गए थे कि उन्हें तभी बाहर जाना था जब वास्तविक दल पर्याप्त दूरी बना ले। उनकी भूमिका योजना के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर उन्हें पकड़ा जाता तो बीजापुर सेना को भ्रमित करना तय था। इस योजना की सफलता शिवा काशीद के चुपके से किले से बाहर निकलने पर निर्भर थी। निकासी दल किले की परिधि से काफी दूर पहुंच चुका था। हालांकि एक मुगल पहरेदार को हल्की हलचल का संदेह हुआ, लेकिन कम दृश्यता के कारण वह कुछ समझ नहीं सका। दल बिना रुके अपनी दिशा में आगे बढ़ता रहा, पूरी सतर्कता के साथ। तेज हवाओं और फिसलन भरे मार्ग के बीच उद्देश्य था सुरक्षित दूरी बनाकर मुख्य रास्ते तक पहुंचना। इसी समय शिवा काशीद ने अपनी भूमिका निभाई।
और वे किले से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ निकासी दल तेजी से कोल्हापुर क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। उनका उद्देश्य था विशालगढ़ पहुंचना, जहां मराठा उपस्थिति थी और छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षित रह सकते थे। घना अंधेरा, तेज हवा और बिना बाहरी प्रकाश वाले मार्गों के कारण दल सावधानी से आगे बढ़ रहा था। पन्हाला से पर्याप्त दूरी बन जाने के बाद वे पहाड़ी पथ पर स्थिर गति से आगे बढ़ते रहे। उधर बीजापुर सेना की चौकियों पर अचानक हलचल बढ़ी, क्योंकि किले की दिशा से आती एक आकृति दिखाई दी। यह वही क्षण था जब निकासी दल काफी आगे निकल चुका था और योजना के दूसरे चरण को अंजाम देने की बारी शिवा काशीद की थी। शिवा काशीद पूरी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में तैयार थे। वही पोशाक, वही पगड़ी और वही चलने का ढंग। दूरी से देखने पर वे बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा प्रतीत होते थे और यह भेष कई दिनों तक परखा भी गया था। जब वे थोड़ा और बाहर आए तो बीजापुर पहरेदारों ने उन्हें रोककर नजदीक आने का संकेत दिया। उनके कद, चेहरे और कपड़ों को देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि यही छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। कुछ ही क्षणों में वे उन्हें घेर कर पकड़ चुके थे। शिवा काशीद ने प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि उनकी भूमिका ही यही थी कि बीजापुर सेना उन्हें वास्तविक छत्रपति शिवाजी महाराज ही समझे। पकड़े जाते ही उन्हें सिद्दी जौहर के मुख्य शिविर ले जाया गया। रास्ते भर पहरेदारों में उत्साह था, क्योंकि उन्हें लगा कि महीनों की घेराबंदी सफल हो गई। मुख्य पड़ाव में पहुंचते ही शिवा काशीद के पकड़ में आने की खबर फैल गई। मशालों की रोशनी और पहाड़ी अंधेरे ने इस भ्रम को और मजबूत कर दिया। वरिष्ठ अधिकारियों के सामने लाए जाने पर भी उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज ही माना गया। शिवा काशीद इस वक्त बिल्कुल शांत रहे, क्योंकि उन्हें वही निर्देश दिया गया था। उनका कार्य था जितना अधिक समय बीजापुर सेना को भ्रम में रख सके उतना बेहतर होगा, ताकि वास्तविक दल सुरक्षित दूरी बना सके। यह त्याग उनकी अंतिम रात साबित होने वाला था, परंतु यही मराठा योजना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी। बीजापुर की अग्रिम चौकियों को भी सूचना दी गई कि छत्रपति शिवाजी महाराज पकड़ लिए गए हैं। इससे किले के आसपास गश्त तो बढ़ी, लेकिन पीछा करने का दबाव अचानक कम हो गया। लेकिन बीजापुर सेना की यही रणनीतिक भूल तय कर गई कि उन्होंने तुरंत मराठा दल का पीछा करने के बजाय पकड़े गए व्यक्ति की पहचान में समय गंवा दिया। इस बीच बाजी प्रभु देशपांडे, छत्रपति शिवाजी महाराज और 600 मराठा सैनिक संकरी पहाड़ी पगडंडियों से विशालगढ़ की ओर तेजी से बढ़ते रहे। वे जानते थे कि हर मिनट महत्वपूर्ण है और बीजापुर सेना को सच्चाई पता लगने से पहले जितनी दूरी बनाई जा सके वही उनकी जीत की कुंजी होगी। दूसरी तरफ कुछ समय बाद बीजापुर सेना के वरिष्ठ सैनिकों को पकड़े गए व्यक्ति के चेहरे और व्यवहार पर संदेह होने लगा, क्योंकि भेष तो मिल रहा था पर हाव भाव अलग थे। उनकी कमर से बंधी वस्तुओं और साथ लाए सामान की गुणवत्ता भी वास्तविक छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी नहीं थी। पूछताछ पर शिवा काशीद का मौन रहना पहरेदारों को और उलझा रहा था। रात बीतने के साथ मशालों की रोशनी में उनका चेहरा अधिक स्पष्ट हुआ और संदेह गहरा गया कि शायद यह छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं है। इस संदेह को लेकर सिद्दी जौहर के शिविर में तत्काल बैठक हुई। कुछ अधिकारी पकड़े गए व्यक्ति को असली मान रहे थे, जबकि कई संदेह जता रहे थे। लेकिन जब सिद्दी जौहर का दामाद सिद्दी मसूद वहां पहुंचा तो उसने पास से निरीक्षण किया। उसे चेहरे में हल्का अंतर लगा, पर रात का अंधेरा और भेष की सटीकता की वजह से वह निर्णय नहीं ले सका। इसी दौरान पहरेदारों ने बताया कि रात में किले की परिधि में हलचल सुनी गई थी, जैसे तेज कदमों की दबी हुई आवाजें और हवा में उठती धूल संकेत कर रही थी कि कोई बड़ा दल निकल चुका है। यह सूचना सिद्दी मसूद की चिंता बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि उसने सोचा कि यदि छत्रपति शिवाजी महाराज पकड़े ही जा चुके होते तो किले से बड़ा दल क्यों निकलता। यह स्थिति स्पष्ट संकेत दे रही थी कि बीजापुर सेना किसी भ्रम में फंस गई है। थोड़े देर बाद बेहतर रोशनी में शिवा काशीद को देखकर सिद्दी मसूद को सच्चाई समझ आ गई। उसका पहला प्रश्न यही था, यह व्यक्ति इतना शांत क्यों है। उसे अच्छे से मालूम था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे सतर्क और तीक्ष्ण स्वभाव वाले व्यक्ति पकड़ में आने पर ऐसे मौन नहीं रहेंगे। यही तर्क निर्णायक साबित हुआ। कुछ ही क्षणों में सिद्दी मसूद ने आदेश दिया
कि तुरंत पूरे इलाके में खोज अभियान शुरू किया जाए। उसके सैनिकों ने पूरा किला खोज डाला और उन्हें अब स्पष्ट था कि असली छत्रपति शिवाजी महाराज रात के अंधेरे में निकल चुके हैं और विशालगढ़ की दिशा में जा रहे होंगे। यह बीजापुर सेना के लिए अत्यंत चिंताजनक था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज यदि विशालगढ़ पहुंच जाते तो उन्हें रोकना लगभग असंभव हो जाता। यह बात स्पष्ट होते ही वह सिद्दी जौहर के पास पहुंचा ताकि तुरंत आगे की कार्रवाई के आदेश जारी किए जा सके। आदेश मिलते ही बीजापुर सेना सक्रिय हो गई। घोड़े तैयार किए गए, सैनिक सुसज्जित हुए और मार्गदर्शक बुलाए गए जो घोड़ोखिंड और विशालगढ़ के रास्तों को जानते थे। पीछा करने वाली टुकड़ी बड़ी और अच्छी तरह हथियारबंद थी, क्योंकि अनुमान था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ बाजी प्रभु देशपांडे, फूलाजी प्रभु देशपांडे, रायाजी बांदल, शंभू सिंह जाधव जैसे तेज तर्रार सैनिक भी होंगे। इसलिए इस सेना का नेतृत्व खुद सिद्दी जौहर कर रहा था। पहली टुकड़ी जब आगे बढ़ी तो उन्हें पहाड़ी मिट्टी में ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए, और ये वही निशान थे जो मराठा निकासी दल निकलते हुए छोड़ गए थे। हल्की रोशनी में ये स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जिससे बीजापुर सेना को सही दिशा मिल गई। अब यह निश्चित था कि निकासी दल पूरी गति से आगे बढ़ रहा है। सिद्दी मसूद भी स्वयं पीछा करने निकल पड़ा। उसके पीछे 12,000 सैनिकों का दल था, जिसमें तेज गति के लिए घुड़सवार आगे और पैदल सैनिक संकरी पगडंडियों पर सावधानी से बढ़ रहे थे। उन्हें निकासी दल की वास्तविक संख्या नहीं पता थी, पर यह अंदेशा था कि यदि वह घोड़ोखिंड पहुंच गए तो मराठे संकरे दर्रे का लाभ उठाकर बीजापुर सेना को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। सिद्दी जौहर को यह भी मालूम था कि पहाड़ी दर्रों में मराठों के कुछ 100 सैनिक उसके कई हजार पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी दर्रों में मराठों का कोई जवाब नहीं है। इसलिए पीछा तेज रखना आवश्यक था। उधर मराठा दल लगातार आगे बढ़ रहा था। मार्ग घुमावदार और कई जगह अत्यंत संकरा था, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु देशपांडे पूरी तरह सतर्क थे। निकासी दल काफी आगे तो निकल चुका था, पर आगे का रास्ता कठिन था। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु देशपांडे जानते थे कि पीछा किसी भी क्षण पूरी शक्ति से शुरू हो सकता है, इसलिए ऐसा स्थान चुनना आवश्यक था जहां बीजापुर की बड़ी सेना को कुछ समय के लिए रोका जा सके। बाजी प्रभु देशपांडे ने विशालगढ़ की दिशा में बढ़ते हुए मार्ग का निरीक्षण किया। कई स्थान इतने संकरे थे कि एक बार में 1-2 लोग ही निकल सकते थे। इनमें सबसे उपयुक्त स्थान था घोड़ोखिंड, जिसका नाम अब पवनखिंड है। पवनखिंड विशालगढ़ से लगभग 10 किलोमीटर पहले स्थित एक अत्यंत संकरा दर्रा था। दोनों ओर ऊंची चट्टानें, बीच में बस इतना स्थान कि 2-3 व्यक्ति ही गुजर सकें। जमीन ढलानदार और कंकरीली थी। यह स्थान मराठों के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत अनुकूल था और बीजापुर जैसी बड़ी सेना के लिए एक बाधा की तरह, जहां उनकी गति काफी कम हो जाती थी। आखिरकार निकासी दल पवनखिंड के पास पहुंचा। उनका विचार स्पष्ट था कि कम संख्या वाली टुकड़ी भी यहां बड़ी सेना को रोक सकती है और छत्रपति शिवाजी महाराज को विशालगढ़ पहुंचने के लिए आवश्यक समय दिला सकती है। बाजी प्रभु देशपांडे ने यह स्थान और उसका महत्व छत्रपति शिवाजी महाराज को समझाया कि बीजापुर सैनिक यहां बड़ी संख्या में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उन्हें यह भी बताया गया कि सिद्दी जौहर के सैनिकों को घोड़ों से उतरना पड़ेगा और पैदल सैनिकों को लंबी पंक्ति में आगे बढ़ना होगा। यही समय मराठों के लिए निर्णायक लाभ बनेगा। तय योजना यह बनी कि दल 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज आधे सैनिकों के साथ तुरंत विशालगढ़ की ओर बढ़ेंगे, जबकि बाजी प्रभु देशपांडे, उनके भाई फूलाजी, रायाजी बांदल, शंभू सिंह जाधव और 300 चुने हुए सैनिक पवनखिंड में रुककर पीछा करती बीजापुर सेना को रोकेंगे। बाजी प्रभु देशपांडे द्वारा निकाला गया हर क्षण छत्रपति शिवाजी महाराज के सुरक्षित पहुंचने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज को यह मंजूर नहीं था कि केवल आधे सैनिक ही पवनखिंड में रुककर बीजापुर सेना को रोकें। वे खुद भी अपने सैनिकों के साथ वहां रुककर बीजापुर सेना से लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन जब उन्होंने फूलाजी प्रभु देशपांडे, रायाजी बांदल, शंभू सिंह जाधव और बाजी प्रभु देशपांडे से इस बारे में सलाह ली, तो सभी ने एक सुर में कहा
कि स्वराज्य का सपना तभी पूरा हो सकता है जब छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच जाएं। वे जानते थे कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को कुछ हो गया तो मराठा सेना का मनोबल टूट जाएगा और स्वराज्य की स्थापना का सपना चूर चूर हो जाएगा। यह युद्ध केवल उस भूगोल में संभव था जहां मराठों का प्राकृतिक लाभ था, लेकिन अंततः छत्रपति शिवाजी महाराज ने सुरक्षा और दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राथमिकता दी ताकि मराठा साम्राज्य को एक स्थिर और सुरक्षित आधार मिल सके। इसके बाद बाजी प्रभु देशपांडे ने 300 सैनिकों को दर्रे के सबसे संकरे हिस्से पर तैनात किया। उन्हें साफ बताया गया कि यह उनका अंतिम रणक्षेत्र हो सकता है और उनका हर पल मराठा राज्य के भविष्य के लिए निर्णायक है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज ने सुनिश्चित किया कि हर सैनिक अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से समझे, लेकिन सभी सैनिकों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे बिना चिंता किए विशालगढ़ की ओर प्रस्थान करें। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज आधे सैनिकों के साथ तेजी से विशालगढ़ की ओर बढ़ गए। इसी समय घाटी से बीजापुर घुड़सवारों की आवाजें सुनाई दे रही थीं और अब यह स्पष्ट था कि पीछा अत्यंत निकट पहुंच चुका है। बाजी प्रभु देशपांडे ने तुरंत अपनी तलवार और ढाल संभाली और सैनिकों को पवनखिंड में उनकी निर्धारित जगहों पर खड़ा किया। चट्टानों पर धनुर्धर और भालेदारी तैनात थे, जबकि सबसे संकरे हिस्से में दंडपट्टा चलाने वाले सैनिक तैयार थे। दर्रे की बनावट बता रही थी कि जैसे ही दुश्मन अंदर आएगा उसका आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। कुछ ही देर में घोड़ों की टापें पास आने लगीं। बाजी प्रभु देशपांडे ने संकेत दिया और मराठा सैनिक पूरी तरह सतर्क हो गए। इसके बाद बीजापुर सेना का पहला दस्ता दर्रे की ओर आया। मार्ग इतना संकरा था कि घोड़े भीतर नहीं जा सके। सैनिकों को उतरकर लंबी पंक्ति में आगे बढ़ना पड़ा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, चट्टानों से मराठों ने पहला प्रहार किया और पत्थर और भाले गिरते ही अग्रिम दस्ता अस्त व्यस्त हो गया। पीछे से आने वाले सैनिक आगे वालों को पार नहीं कर सकते थे, जिससे पूरा मार्ग जाम हो गया। इसके तुरंत बाद मध्य भाग में तैनात दंडपट्टाधारियों ने हमला किया। सीमित स्थान में बीजापुर सैनिक तलवार ठीक से नहीं चला पा रहे थे, जबकि मराठे लगातार तेज वार कर रहे थे। संकरी जगह मराठों के लिए निर्णायक लाभ बन रही थी। बीजापुर सेना संख्या में भले ही बहुत बड़ी थी, लेकिन दर्रे की भौगोलिक स्थिति ने उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। घुड़सवार उतरकर लड़ने की कोशिश करते रहे, पर रास्ता इतना तंग था कि किसी एक सैनिक के गिरते ही पूरी पंक्ति रुक जाती थी। इसके बाद बीजापुर का दूसरा दस्ता आगे बढ़ा तो मराठों ने चट्टानों से तीर बरसाए। कई सैनिक घायल हुए और पंक्ति फिर रुक गई। बाजी प्रभु देशपांडे स्वयं अग्रिम मोर्चे पर थे, दंडपट्टा और ढाल के संतुलित उपयोग से दुश्मन को रोकते हुए। हर बीजापुर सैनिक संकरे स्थान में अपनी जगह बनाने के लिए जूझ रहा था, जबकि मराठा पंक्ति उन्हें लगातार पीछे ढकेल रही थी। कुछ समय बाद बीजापुर सेना ने दर्रे के किनारों से चट्टानों पर चढ़कर हमला करने की कोशिश की, लेकिन खड़ी चट्टानों की वजह से यह प्रयास सफल नहीं हो सका। कई सैनिक चढ़ते समय फिसलकर नीचे गिर गए। दर्रे के भीतर यह बाधा बढ़ती गई और पूरी बीजापुर सेना का दबाव इसी संकरे भाग पर केंद्रित हो गया। पीछे की भीड़ के कारण सैनिक लौट भी नहीं पा रहे थे और बीजापुर सेना दर्रे में पूरी तरह फंस चुकी थी। इस चरण में फूलाजी प्रभु देशपांडे, रायाजी बांदल, शंभू सिंह जाधव का उद्देश्य स्पष्ट था, बीजापुर सेना की गति रोकना, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज को अधिक समय मिल सके। युद्ध अब पूरी तरह निकट युद्ध में बदल चुका था। बीजापुर सेना संख्या के बल पर घुसने की कोशिश कर रही थी, जबकि मराठा सैनिक अपनी पंक्ति बनाए रखे हुए थे। बाजी प्रभु देशपांडे सामने से आने वाले हर सैनिक का वार रोककर तुरंत जवाबी प्रहार कर रहे थे। मराठा सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन उनकी पंक्ति संगठित थी और पीछे कोई दूसरा मार्ग नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि पवनखिंड ही उनका अंतिम रणक्षेत्र था। बीजापुर सेना लगातार दबाव बढ़ा रही थी। दूरी इतनी कम थी कि हर वार सीधा संपर्क में आ रहा था। बाजी प्रभु देशपांडे को कई घाव लगे, पर उन्होंने संतुलन नहीं खोया। ढाल पर टकराती तलवारों की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। घायल होने के बावजूद वे अपनी जगह अडिग रहे, क्योंकि हर मिनट छत्रपति शिवाजी महाराज को विशालगढ़ के और करीब पहुंचा रहा था।
युद्ध के बढ़ते दबाव में मराठा सैनिक शहीद होने लगे, लेकिन जैसे ही कोई गिरता, पीछे वाला साथी तुरंत उसकी जगह ले लेता। बीजापुर सैनिक भी बड़ी संख्या में गिर रहे थे और संकरी जगह पर गिरा हर शरीर पीछे वालों के लिए बाधा बन रहा था। सिद्दी मसूद को स्पष्ट दिख रहा था कि दर्रे को पार किए बिना विशालगढ़ पहुंचना असंभव है, इसलिए वह बार बार नए दस्ते भेजता रहा, लेकिन हर दस्ता उसी स्थान पर अटक जाता जहां मराठा सैनिक प्रचंड प्रतिरोध कर रहे थे। अब बाजी प्रभु देशपांडे की परीक्षा चरम पर थी। उनके वस्त्र, ढाल और बाहों पर गहरे घावों के निशान उभर आए थे। खून बह रहा था, लेकिन उनका वार धीमा नहीं पड़ा। उनका पूरा ध्यान उस संकेत पर था, उस ढोल की आवाज जिससे पता चलता कि छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। कई घंटों तक लड़ाई चलती रही। फूलाजी प्रभु देशपांडे, रायाजी बांदल, शंभू सिंह जाधव युद्ध भूमि में शहीद हो चुके थे, पर बाजी प्रभु देशपांडे अब भी सामने खड़े थे। कंधे पर लगी गहरी चोट के बावजूद उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी। यह क्षण भारी था, लेकिन मराठा पंक्ति फिर भी टूटी नहीं, क्योंकि अभी समय निकालना बाकी था। इसी बीच दूर से ढोल की हल्की आवाज सुनाई दी, वह संकेत जिसका इंतजार बाजी प्रभु देशपांडे कर रहे थे। यह आवाज सुनते ही मराठा सैनिकों का मनोबल और दृढ़ हो गया। अब वे जानते थे कि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है और हर क्षण केवल अपने वचन का निर्वाह था। इसका अर्थ था कि छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। यह सुनते ही बाजी प्रभु देशपांडे ने अपनी अंतिम शक्ति से कुछ और प्रहार किए, लेकिन गहरी चोटों के कारण वे वहीं पगडंडी पर गिर पड़े और अंततः वीरगति को प्राप्त हो गए। 300 मराठा सैनिक अंत तक लड़े और सभी शहीद हो गए, पर वे छत्रपति शिवाजी महाराज को विशालगढ़ तक पहुंचाने के लिए आवश्यक समय दे चुके थे। उधर विशालगढ़ किले को पहले ही संदेश भेजा जा चुका था, इसलिए द्वार खुला रखा गया और पहरेदार सतर्क थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के किले में पहुंचते ही सुरक्षा और मजबूत की गई। द्वार बंद हुए, पहरा बढ़ाया गया और थके हुए सैनिकों को पानी तथा उपचार दिया गया। किले में प्रवेश के तुरंत बाद ढोल बजाया गया। पहाड़ी इलाकों में ढोल की ध्वनि दूर तक जाती थी, इसलिए यह सबसे विश्वसनीय तरीका था। विशालगढ़ के पहरेदार भी पूरी तरह सतर्क थे, क्योंकि जैसे ही पवनखिंड का युद्ध समाप्त होगा, बीजापुर सेना आगे बढ़ सकती थी। किले के चारों ओर के मार्गों पर अतिरिक्त निगरानी इसी कारण लगाई गई। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज एक सुरक्षित स्थान पर बैठकर पवनखिंड के परिणाम के बारे में विचार कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि बाजी प्रभु देशपांडे और 300 सैनिकों का उद्देश्य जीत नहीं, बल्कि समय निकालना था, और वही समय अभियान की सफलता का मूल था। विशालगढ़ पहले से इसलिए भी सतर्क था क्योंकि कुछ समय पूर्व बीजापुर ने यहां भी घेराबंदी की कोशिश की थी, जिसे मराठों ने विफल किया था। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले में प्रवेश के तुरंत बाद सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कराया, लेकिन विशालगढ़ सुरक्षित होने के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज की चिंता पवनखिंड के अंतिम संघर्ष को लेकर बनी हुई थी। किले से पहरेदार लगातार उन पगडंडियों पर नजर रख रहे थे जिनसे युद्ध की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सके। पवनखिंड में 300 मराठा सैनिकों का बलिदान इस पूरे अभियान की सफलता का आधार बना। युद्ध समाप्त होते ही दक्कन की सैन्य और राजनीतिक स्थिति बदल गई। विशालगढ़ सुरक्षित था और मराठा सेना उसकी रक्षा व्यवस्थित कर चुकी थी। पवनखिंड जैसे संकरे दर्रे में हुए भारी नुकसान और सह्याद्री भूगोल की कठिनाई ने बीजापुर सेना की आगे बढ़ने की क्षमता तोड़ दी और उनका अभियान लगभग रुक गया। अंततः पवनखिंड का प्रतिरोध दक्कन की शक्ति समीकरण का निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, क्योंकि बीजापुर सेना लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षित रहे और मराठा शक्ति और अधिक संगठित होकर उभरी। पन्हाला से विशालगढ़ तक की यह श्रृंखला बताती है कि सीमित संसाधनों का सही रणनीतिक उपयोग पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है। और जैसा हमने इस कहानी में देखा, बाजी प्रभु देशपांडे, शिवा काशीद और उन सभी वीरों को हम तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं, जिनके बलिदान ने स्वराज्य की नींव पत्थर से नहीं, खून और हिम्मत से रखी। और यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो रतनपुर की जंग को महसूस कीजिए, रानी कमलापति के त्याग को समझिए और ढोलपुर की लड़ाई को जानना शुरू कीजिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।